हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम और आप एक छोटी सी बिंदु के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये बिंदु तो छोटी सी है। जो लोग वन लाइनर पढ़ते हैं उनको तो खास करके किताब पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग वन लाइनर पढ़ते हैं ना, वो केवल अगर ये पूछा गया कि पुनर्जागरण क्या है या पुनर्जागरण कला क्या, तो वो सीधे बोल देंगे कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप, इटली व अन्य देशों में जो परिवर्तन हुआ उसी को कला कहते हैं। अब मान लो आपको लिखने में आ गया, देखो ये तो आपका जो है हमारी समझ से 15 से 20 वर्डों में हो गया, शब्दों में। लेकिन मान लो अब आपको लिखने को आ गया कि आप पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल को आप 300 शब्दों में लिखो, 600 शब्दों में लिखो, तो आप क्या करोगे। हो गई ना मुसीबत, हो गई ना वन लाइनर आपके लिए आत्मघात, सिद्ध हो गया ना। तो चलिए, आज हम लोग पुनर्जागरण, पुनरुत्थान काल, इसके विषय में हम चर्चा पर चर्चा आराम से करेंगे। ना बहुत तेजी से करेंगे, ना बहुत धीमी गति में करेंगे। कुछ चीज़ों को हम एकत्रित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 14वीं शताब्दी में जब गोथिक कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, बिल्कुल, जब गोथिक कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो इटली में, इटली और यूरोप में जो कलाकार कार्य कर रहे थे उन लोगों को एक मंच मिला हुआ था, एक स्थान मिला हुआ था। तो वो लोग अपने विधा में इस तरह से कार्य कर रहे थे कि वो लोग एक मंच पर जब कार्य कर रहे थे तो वहाँ उन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली, उनका जो कार्य था ना, वो अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली कहलाई। अब अंतरराष्ट्रीय का मतलब ये है कि सभी स्थान पर, बिल्कुल सभी देश में, सभी स्थान पर लगभग जो है कला का विकास देखना था। और उस समय जो कलाकार थे, उस समय जो चित्रण होता था वो दो ही चीज़ों पे संबंधित होता था। बिल्कुल, उस समय के जो कलाकार, भित्तिकार, जो भी कार्य करते थे, जो भी विद्वान थे, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही तथ्यों पर, दो ही भागों में अपने कार्यों को अंजाम देते थे। अगर हम चित्रकार, भित्तिकार, निर्माता, इन लोगों के विषय में चर्चा करें तो हम आप लोग इससे बहुत अच्छे से समझोगे। तो देखिए क्या हो रहा था कि दो ही विषय, पहला विधा वो था जो शास्त्रीय काल से चलता आ रहा था, जिसे हम रूढ़वादी कह सकते हैं, जो हम धार्मिक कह सकते हैं। हाँ, तो धार्मिक में देखिए सब कुछ ये संभव नहीं है कि आप सब कुछ अपने ही आंखों से देखो। कुछ चीजें होती है जो आपको अपने कानों पर विश्वास करना पड़ता है। बिल्कुल, कुछ कानों पर विश्वास करना पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं देवी देवता को नहीं मानता, तो मैं स्टेज पे, सुगमना ऑफलाइन स्टेज रहता है, उस पर हम स्वयं बहुत विवाद स्पर्श रहते हैं। हाँ, हम बहुत विवादों में रहते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष थोड़ी देखे हैं कि देवी जी, माता जी या देवता लोग होते हैं। नहीं, मुझे प्रूफ करो तब मैं मानूंगा। तो भाई देखो, तो आप बहुत कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो कानों से सुनी और अपने बड़े लोगों की बातें हम लोग मानकर विश्वास करते हैं। अब जैसे जो लोग कहते हैं कि हम देवी देवता को नहीं मानते, आप प्रमाण दो तब हम मानेंगे, हम सुनी सुनी बातें नहीं मानते। तो भैया कुछ चीज़ें होती है ना जो माननी पड़ती है। अब जैसे एक बात बताओ, अब कोई कह दिया, मान लो कि आप, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसके पिता का नाम है श्यामू, तो एक कह दिया कि भैया तुम्हारे पापा श्यामू हैं। ठीक है, बचपन से मम्मी चाचा उसके सभी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पापा का नाम श्यामू है, श्यामू है, श्यामू है। अब बच्चा बड़ा हो जाए, कहते कि हो, मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि मेरा बाप श्यामू है, चलो मेरा डीएनए टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ।
तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती ना जो माननी पड़ती है और माननी भी चाहिए। तो उस समय जो है क्या हुआ था, जब गोथिक शैली अपने चरमोत्कर्ष पर था 14वीं शताब्दी में, तो दो ही तरह के कार्य होते थे। एक धार्मिक कार्य होते थे और दूसरा होता था जो यथार्थ में होता था। हाँ, लेकिन कुछ ही हद तक यथार्थ में था। तो कलाकार लोग जो है ना, वो इन सब चीज़ों से रिझ गए थे, उग गए थे, पक गए थे। ये उस अपने चित्रों में एक नई अभिव्यक्ति जोड़ना चाहते थे, अपनी अंतर आत्मा की जो चीज़ें हैं उसमें वो प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ था कि तब शास्त्रीय काल चल रहा था, धार्मिक चल रहा था। अब देखिए, कोई काम धार्मिक है तो उसमें आप अपने तरफ से जोड़ोगे ना, तो वो कहेंगे हो तुम बन जाओगे मूर्ख सबकी नज़र में। तो ये से ही था। तो इसके बाद क्या हुआ, इस समय जब दो भागों में बट गया, ठीक है, तो कलाकार जो है इस जो रूढ़िवादिकता आ रही थी इससे थोड़ा सा हटकर काम करने लगे। ये अपने चित्रों में अपने अभिव्यक्ति को भी जोड़ने लगे। ये जो चित्र बनाते थे वे वैज्ञानिक तथ्य व गणितीय पैमानों पर बनाते थे, ऐसे हवा में तीर नहीं मारते थे। हाँ, ये थोड़ा सा जो है चीज़ों को बनाने के साथ साथ ही उसमें परिप्रेक्ष्य का भी प्रयोग करने लगे, छाया प्रकाश का प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ चल ही रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे इटली के 3-4 शहर था, जैसे आपका फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, हाईलैंड हो गया और पोम्पई हो गया, नेपल्स हो गया। ऐसे ऐसे शहर में जो है हर जगह ये क्रांति सी छाई हुई थी। फिर सबसे अधिक परिवर्तन तो तब आया जब 1440 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल्स के ऊपर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। बिल्कुल, जब 1440 में तुर्कों ने आक्रमण कर दिया तो जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे ना, ये लोग अपनी जान बचा के इटली आकर बस गए। ध्यान दीजिए, युद्ध कब हुआ था? 1440 में। तो ये लोग जान बचाकर आ गए इटली में। कौन कौन आया? चित्रकार, काव्यकार, मतलब जो भी विद्वान थे सब इटली जान बचा के चले आए। तो उस समय इटली विद्वानों का एकदम केंद्र बन गया। बिल्कुल, विद्वानों का एकदम केंद्र बन गया। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोरोना लगा था, कोविड आया था ना, उसी तरह कोविड आ जाए तो और एक जगह ना आए तो लोग सब आकर उसी गांव में मान लो बस जाएं, तो वहाँ पर सब बुद्धिजीवी नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो जब इटली में सभी लोग इकट्ठे हो गए तो सब लोगों ने एक मीटिंग किया, एक बैठक किया कि चलो अब हम लोग जो है इन रूढ़िवादिकताओं से अब हम लोग दूर हटकर काम करेंगे। अब हम लोग अपने विधा में काम करेंगे, अपने मन से काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अब हम अपनी चीज़ों को अपने पेंटिंग में समाहित करेंगे, अपने काव्य में अपनी अभिव्यक्ति को जोड़ेंगे। तो ऐसे जो जो कलाकार जो है विद्वान थे वो अपने अपने विषय में जो है ऐसे ऐसे चीज़ों को सोचने लगे। वो स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से अपनी बातों को कहने में। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1440 ईस्वी में युद्ध हुआ तो शताब्दी के अगर हम शताब्दी देखें तो 1440 मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी। और ये परिवर्तन कब आया? 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य जो काल चला था वही काल कहलाया था आपका पुनर्जागरण काल। अब देखिए, युद्ध के बाद विद्वानों ने तो स्वतंत्र रूप से हो गए, कार्य को करने लगे। अब वो विद्वान अपनी अभिव्यक्ति को ऐड करने के साथ साथ जो है क्या करने लगे कि देखिए 1440 ईस्वी में युद्ध हुआ, 1450 ईस्वी में जो है जॉन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों का प्रयोग किया। 1500 से 1504 ईस्वी तक जो है लियोनार्डो विंची जी जो है ये मोनालिसा का चित्र बनाए। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं आपको मिलेगा कि पुनर्जागरण 3 भागों में बांटा गया था और कहीं कहीं मिलेगा 2 ही भागों में बांटा गया था। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं 3 भागों में, कहीं कहीं 2 भागों में। तो ज़्यादातर आपको 2 भागों में मिलेगा, उच्च पुनर्जागरण और
आरंभिक पुनर्जागरण। तो आरंभिक पुनर्जागरण जो है ना, ये आपका है, कब से है बताओ? ये आपकी 14वीं से 15वीं शताब्दी चली थी, लगभग 1400 से जो है 1500। और जो उच्च पुनर्जागरण था वो 1500 से लेकर 1530 तक चला था। अब आपके आरंभिक पुनर्जागरण में आ जाएंगे मसच्चियो, लिको, फ्रेंजिलिको, घिरलैंडियो, डोमिनिको, ये सब आपके आ जाएंगे जो है निम्न या आरंभिक पुनर्जागरण में। और उच्च पुनर्जागरण में आपके आ जाएंगे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। तो देखिए इसी समय जो है मोनालिसा का पेंटिंग बनी, उसके बाद जो है लास्ट सफ़र बना, लास्ट जजमेंट बना, पेंटिंग हुई, स्कूल ऑफ एथेंस की पेंटिंग हुई, ईसा का जन्म हुआ, अच्छे अच्छे पेंटिंगों का जो है चित्रण हुआ। और इसी समय जो है जो वैज्ञानिक, देखिए जैसे रसायन शास्त्री, वैज्ञानिक, भूगोल शास्त्री, विद्वान लोग, साथ ही साथ काव्य करने वाले, ये सभी लोग जो है अपने अपने विधा में फैलने लगे। इतिहासकार, पेंटर, सभी लोग अपने अपने स्वतंत्र होकर। एक बात बताओ, एक घर में मान लो 5 लोग हैं, एक घर में 5 लोग हैं, तो वो पांचों जब तक एक ही जगह है तब तक वो एक ही जगह, लेकिन वही पांचों अगर 5 गांव में फैल जाएंगे तो चीजें तेजी से नहीं फैलेगी। तो इसी तरह से जो कलाकार थे अपने अपने विषय में सब जो है फैलने लगे, अपने अपने विचार रखने लगे। तो इसी तरह एक 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और ये जो परिवर्तन हुआ यही पुनर्जागरण काल कहलाया। क्या? यही परिवर्तन पुनर्जागरण काल कहलाया। ठीक है दोस्तों, और ये 2 भागों में बटा था। तो यही था आपका पुनर्जागरण काल। अब आपको अगर 300 शब्दों में लिखना होगा तो आप लिख दोगे आराम से, जो आपका पर्याप्त नंबर होगा, आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा? आप लोग जो है अच्छे से, हमें आशा है कि आप लोग अब कुछ जानकारी आपको पुनर्जागरण के विषय में मिल गई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों। टेक केयर।